डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह चौहान आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करनी एकेडमी एंड एजुटेक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे बात करें, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधों को स्वकोशी क्यों कहा जाता है, वो अपना खाना किस प्रकार तैयार करते हैं, उसकी बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों होती है, कहाँ होती है, इसमें कौन से कोशिकांग का इसमें रोल होता है, कौन से कोशिकांग की इसमें भूमिका होती है मुख्य रूप से, और उस कोशिकांग में भी कौन कौन से भाग हैं जो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दो भाग हमने पढ़े थे, एक तो थाइलेकॉइड, दूसरा स्ट्रोमा। तो थाइलेकॉइड में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया, जबकि हम बात करेंगे स्ट्रोमा में होती है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाश अभिक्रिया। तो कल हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल अणु जो है, पर्णहरित जो है, किस प्रकार से उत्तेजित होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आगे से आगे किस प्रकार से देता है और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आगे मूव करते हैं, जो इनकी गति होती है आगे से आगे, जो इनका क्रम होता है, तो उसी क्रम में बात कर चुके हैं हम। उसके अलावा जो पर्णहरित है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है, पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, और उसके अलावा अलग अलग है, सी डी ई तक आते हैं और भी पर्णहरित होते हैं। फिर कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जहाँ पे हम बीटा कैरोटिनॉइड्स और ज़ेनथोफिल्स की बात करते हैं, जिनको सहायक वर्णक कहा जाता है। ठीक है, सहायक वर्णक किस लिए? क्योंकि जब क्लोरोफिल अपने ऊर्जा के अवशोषण के दौरान व्यस्त होता है, उस दौरान ये कैरोटिनॉइड्स और ज़ेनथोफिल जो है ये ऊर्जा का, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं, और जब क्लोरोफिल फ्री होता है उस दौरान अब जो उनके द्वारा अवशोषित ऊष्मा है, ऊर्जा, वो क्लोरोफिल अणु को दे देते थे। इस कारण से क्लोरोफिल की ये सहायता करते हैं, इसलिए इसको सहायक वर्णक कहा जाता है। क्लोरोफिल के अणुसूत्र मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में भी। ठीक है, नहीं ध्यान दिया हो तो किसी ने, आज फिर से बता देता हूँ। क्लोरोफिल ए का जो अणुसूत्र होता है C55 H72 O6 N4 और Mg। इसमें बात करें तो क्लोरोफिल बी का जो अणुसूत्र होता है C55 H70 O5 N4 Mg। तो ये अणुसूत्र कुछ इस प्रकार से होता है यहाँ पे इनका। और केंद्र में क्लोरोफिल में बात करेंगे तो क्लोरोफिल की संरचना में या पर्णहरित की संरचना में एक तो होती है 4 फाइनल रिंग, ठीक है, और एक होती है फाइटोल टेल या फाइटोल पूंछ। और 4 फाइनल रिंग में हम बात करें इस तरह से, एक तो होती है 4 फाइनल रिंग जिसमें 2 भाग होते हैं, 4 पायरोल वाले, और एक मैग्नीशियम आयन होता है जो केंद्र में होता है। अब इसके अलावा बात करें तो एक इसमें पूंछ भाग भी होता है क्लोरोफिल अणु में। तो हम कह सकते हैं एक तो 4 फाइनल रिंग होती है और एक पूंछ होती है। और क्लोरोफिल कैसा है? वसा में घुलनशील अणु है। अणु की जगह हम कह सकते हैं इसको वर्णक है, क्योंकि ये वर्णक है क्लोरोफिल। और वर्णक में बात करेंगे, इनका सामान्य कलर जो होता है ए है, क्लोरोफिल ए पर्णहरित, इसको सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। कैसा वर्णक है? सार्वत्रिक या फिर यूनिवर्सल, सार्वत्रिक वर्णक, यूनिवर्सल पिगमेंट, क्योंकि ये हरे पेड़ पौधों में और एल्गी, या बात करेंगे जो शैवाल होगी, लाल शैवाल, हरी शैवाल, बुरी शैवाल, या जो भी शैवाल, क्लोरोफिल ये जो है हर जगह पाया जाएगा, इसलिए इसको सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। फिर क्लोरोफिल बी, फिर सी डी, ये जो अलग अलग है वो इसके कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, ए के साथ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। तो ये कुछ सिचुएशन इसकी रहती है। और सहायक वाला मैं आपको बता देता हूँ, कैरोटिनॉइड जो होते हैं इसमें बात करेंगे तो मैं मुख्य रूप से बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन जो आपको पता ही होगा गाजर में होता है, विटामिन ए में है। अब विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता था? रतौंधी रोग।
रतौंधी पता ही होगा आपको, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रात को दिखाई कम देता है। ऐसे लोगों में जिनमें ये रोग हो जाता है उन लोगों को रात को दिखाई नहीं देता है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम क्लोरोफिल ए और बी की संरचना के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अणुसूत्र, कार्बन कितने हैं यहाँ पे C55 आप गिन लेना, H72, O6, N4, Mg, 4 N है, ये देखो 1 2 3 4, और कार्बन आप चाहे तो गिन लेना, हाइड्रोजन आप गिन सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आप देख सकते हो 1 2 3, जो 6 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके ऑक्सीजन के एटम्स, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 इसके एटम्स आपको, 2 यहाँ पे, ये देखो 2 ऑक्सीजन, 3 4, ठीक है, 5 और 1 यहाँ पे इसका, यहाँ पे एल्डिहाइड का ग्रुप बनता है। तो जैसे मैंने आपको अलग अलग बताए थे यहाँ पे कि एक में 5 है, एक में 6 है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा बात करें 4 N बता दिया, और केंद्र में क्या है, मैग्नीशियम आयन, ये मैग्नीशियम आयन केंद्र में होता है। अब क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस होता है, ए में होता है मेथिल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, मैथिल समूह, और क्लोरोफिल बी में बात करें उसमें होता है एल्डिहाइड समूह, कौन सा समूह, इसको कार्बोनिल समूह भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये सामान्य जानकारी पूरी क्लोरोफिल के संबंधित है, और बाकी ये सारा है, ये इसको देखो, ये पूरा भाग जो ऊपर वाला पोरफायरिन रिंग कहलाता है, और दूसरा भाग ये फाइटोल टेल। यहाँ पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल वल्ले हैं, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे 4 वल्ले बनती है, 1 2 3 और 4 पायरोल वल्ले। उसके अलावा ये भाग जो है ये वाला पूंछ भाग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके सबके नाम आ रहे हैं, आप देख लीजिए। क्लोरोफिल ए है उसमें मिथाइल ग्रुप होता है, मैं आपको पहले ही दिख चुका हूँ, और क्लोरोफिल बी में कार्बोनिल समूह होता है, ये वाला समूह एल्डिहाइड समूह। नेक्स्ट बात करें पोरफायरिन रिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, अभी फाइटोल पूछ है, और उसके बाद नेक्स्ट, ये इसका पूरा एक संरचना है, ये देखो ये 4 बल्ले, 1 2 3 और 4 बल्ले हमने बनाई है, और केंद्र में जो हरा भाग है वो मैग्नीशियम आयन, और ये पूरा का पूरा पोरफायरिन, और ये क्या दिख रही है आपको, पूंछ, कौन सी पूंछ, फाइटोल पूंछ। नेक्स्ट, ये स्पेक्ट्रा है जो बताता है कि कौन सा पिगमेंट किस तरह से अवशोषित होता है। क्लोरोफिल ए का अवशोषण जो होता है 700 नैनोमीटर या 680 के आसपास ये अवशोषित करता है। क्लोरोफिल बी अणु है जो हरे प्रकाश को अवशोषित अधिक करता है, जिसकी जो रेंज जो होती है, जिसका तरंग दैर्ध्य जो होता है लगभग 500 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो ये इसका पूरा अवशोषण स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक उपकरण होता है, उसके द्वारा जो प्रकाश जिस रेंज में अवशोषित होता है उसका पूरा एक चित्र बनाया जाता है, ये उसी का चित्र है। हालांकि हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं, हमें सिर्फ ये जानना है क्लोरोफिल ए जो होता है वो 700 या 680 के आसपास प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि क्लोरोफिल बी है जो हरे प्रकाश लगभग 500 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट बात करें, ये एक क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का उत्तेजना, कि क्लोरोफिल किस प्रकार से उत्तेजित होता है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही सनलाइट गिरती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन किसकी मदद से निकले हैं, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। जैसे ही जल टूटता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है, हमने बात की थी यहाँ पे, और साथ में क्या निकलेंगे, ये जो प्रोटॉन निकलते हैं तो H+ आयन हो गए। आयन क्या अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, फिर वापस से नीचे आते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे लाइट यहाँ से निकल रही है वापस, तो इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये क्रम अपना इस प्रकार से चलाते रहते हैं जब चक्रीय क्रम में होते हैं, और चक्रीय नहीं है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देंगे। तो मैं आपको एक चक्रीय तो हमने पढ़ चुके हैं, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोफोटोराइलेशन, ठीक है। अब दूसरा एक रहता है अचक्रीय, जिसमें हम बात करेंगे जो इलेक्ट्रॉन आगे से आगे जाएंगे, लास्ट में NADP को देंगे और NADP को अपचेत कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका देखा आपको इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने बनाया हुआ पूरा इमेज, यहाँ से आप देखेंगे
देखिए एंटर प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो लाइट आई, फोटोन आए। फोटोन क्या होता है? प्रकाश जो आता है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रहा है, ना कि एक साथ आ रहा है। नेक्स्ट। ये देखो यहां से जैसे ही लाइट गिरी, ये इलेक्ट्रॉन बने, ये डॉट इलेक्ट्रॉन क्या हो, यहां से यहां आ गया, उत्तेजित हो गया, ये उत्तेजित अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया, कहां आया? ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे अब यहां आ गया, अब वापस यहां, यहां से यहां, फिर ये वापस यहां। तो ये क्रम इस तरह से चलेगा एक चक्रीय क्रम में। तो इस कारण से इसको चक्रीय प्रकाश या चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये रंग का विभेदीकरण किया है वर्णक के आधार पर कि वर्णक का मुख्य कार्य अलग अलग तरह से है। कुछ में क्या होता है, यहाँ पे प्लांट के लिए स्टोर करके भी रखते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये वही बता रखा है प्रीवियस स्लाइड। हाँ नेक्स्ट। ये चक्रीय प्रकाश जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, इलेक्ट्रॉन निकले, तो चक्रीय प्रकाश फोटोफॉस्फोराइलेशन कुछ प्रकाश बैक्टीरिया से जुड़ी एटीपी के लिए होते हैं। यहाँ सिर्फ चक्रीय क्रम में क्या होगा, ये सूर्य से लाइट आ रही है, क्लोरोफिल, ये हरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरित, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में पर्णहरित लाइट गिरा, तो ये लाइट जैसे गिरी, ये क्या हो, उत्तेजित हुआ, वापस लाइट हटी, नीचे आया, ये लाइट, ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को आगे से आगे दे रहा। तो यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए, पहले किसी ए के पास गए, फिर ए से इलेक्ट्रॉन बी को दिए, और बी ने वापस किसको दे दिए, वापस एक्स को दे दिए। ये हमारा एक्स क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो एक्स से वापस ए, बी और एक्स। तो ये क्रम इस प्रकार से निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ ये चक्रीय क्रम में हो रहा है, पूरी की पूरी क्या एक साइकिल के फॉर्म में चल रही है। और जैसे मैंने बताया इसका अभिक्रिया केंद्र जो है तरंग दैर्ध्य क्या होता है, 700 नैनोमीटर होता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एटीपी का निर्माण होता है, सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनी है। ठीक है, इसको कीमो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और कीमो ऑस्मोसिस के बारे में जानकारी दी थी मिशेल नाम के वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट बात करें हम, ये देखो पूरा नेक्स्ट प्रीवियस। अब यहां देखिए प्रकाश अभिक्रिया में दो प्रकार के फोटो सिस्टम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, ये दो इंजीनियर लगे हैं, दो पोल्स लगा रखे हैं। ठीक है, एक सबसे पहला जो लगा रखा है ये वाला पोल, ये किसका है, ये हम इसका लिखेंगे PS2, प्रकाश वर्णक तंत्र द्वितीय, फोटो सिस्टम सेकंड, प्रकाश वर्णक तंत्र सेकंड। और ये वाला जो है, इधर वाला पोल आपको दिख रहा है, ये है प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम। अब यहां देखो, जैसे ही लाइट गिरती है, पता ही है फोटोन, ये देखो फोटोन मतलब कि प्रकाश की किरण, लाइट। जैसे हमने बात की, जब सनलाइट जो होती है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आ रही है, ना कि लगातार, तो छोटे छोटे पैकेटों में आ रही है, तो उसको फोटोन कह रहे हैं। जैसे ही देखो ये यहाँ पे वो झूला नहीं झूलते बच्चे जो बैठे होते हैं बैलेंस करके, एक बच्चा नीचे जा रहा है तो दूसरा बच्चा ऊपर आता है, और दूसरा वाला वापस इधर नीचे करता है, बैलेंस इस तरह से चलता रहता है उनका, ये बैलेंसिंग वाला। तो देखो ये बैलेंसिंग इस तरह से, जैसे ही यहाँ पे इसने वो हथौड़ों के रूप में फोटोन को मारा, तो क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर चले गए, जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, उत्तेजित अवस्था। कैसी है, उत्तेजित अवस्था है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गए। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन देखो, यहां जैसे मैंने आपको ए भी बताए थे, ये सपोज ए बी सारे मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ए है कौन सा बी। फिर ए ने के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर रख नहीं सकता है, और सबसे पहले सर्वप्रथम जैसा हमको बताया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन निकले कहां से, जल के प्रकाशीय अपघटन से। किससे निकल रहे हैं, जल के प्रकाशीय अपघटन, और वी कैन से दैट फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल के प्रकाशीय अपघटन से इलेक्ट्रॉन निकले, वाटर स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम है। अब यहां से, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी वो रिएक्शन बताई थी, H2O टूटता है, ऑक्सीजन
प्लस इसको हम 2 लिखेंगे तभी बैलेंस होगा, 2 ऑक्सीजन हो गए ना O2, और ये 2 प्रोटॉन, इसके साथ ही क्या निकले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वही है। तो जैसे अगर लाइट नहीं गिरेगी तो जल नहीं टूटेगा, जल का अपघटन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में नहीं आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन आगे निकले, ये आगे से आगे, ये देखो इस क्रम में चलता रहता है। ये देखो बैलेंस वाला अभी भी चल रहा है। तो ए ने बी को दिए, बी ने सी को दिए, सी ने डी को दिए, फिर डी से देखो अगेन वापस यहाँ अब आ गया है PS1, ठीक है। यहाँ ये गिरने लगी, आपको देख रहा हो तो ये गिरने क्या है, कीमो ऑस्मोसिस है जो एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी हमने बात की थी किस प्रकार से बनती है, एडीपी, प्रीवियस स्लाइड, एडीपी, उसके साथ जब एक और फॉस्फेट जुड़ जाए तो क्या बनता है, एटी और पी, ये बन गया एटीपी। तो ये इसका क्रम, यहां मशीन जो लगी है फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट के बीच में, तो वो एटीपी बना रही है। अब यहां एटीपी का निर्माण तो यहां हो गया। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आगे से आगे चले। अब फोटो सिस्टम प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम, ये कौन सी लाइट को ले रहा है, 700 नैनोमीटर की, और ये 680 नैनोमीटर की, 700 नैनोमीटर और 680 नैनोमीटर की लाइट। अब यहां से यहां पर भी पर्णहरित है, क्योंकि हरा है तो पर्णहरित तो हो गई, पर्णहरित मतलब कि क्लोरोफिल, तो वो भी उत्तेजित होगा। ये अगेन देखो इलेक्ट्रॉन वापस आके उत्तेजित हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन गए डी से, इसको कैपिटल कर देते अपन क्योंकि यहाँ छोटा है ही। ई ने फिर लास्ट में एफ को दिया, और एफ किसको देता है, यहाँ पे एनएडीपी को देकर के एनएडीपी का क्या हो जाता है, अपचयन। तो हमारे 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, 2 अणु जो होते हैं, वो प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निर्मित होते हैं, जिसमें एक तो एटीपी है, दूसरा NADPH2, तो दोनों का ही निर्माण हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा अच्छा मैकेनिज्म है। अब बात करेंगे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, क्योंकि अभी जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम सेकंड से पूछा गया था, ठीक है। अगर नीट में अगर आप सभी ने दिया हुआ अपियर हुए हैं तो आप सभी को ज्ञात होगा, और नहीं है तो इस बार तो आप फॉर्म डाल ही देना, साथ साथ में ट्रायल भी रहेगा आपका, और आपको पेपर का लेवल भी पता रहेगा और खुद का लेवल भी पता रहेगा कि हम कितने पानी में और हमारी तैयारी कैसी है। और नहीं है तो अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है, अपने आप को। तो हमारा इंस्टीट्यूट भी नीट की प्रिपरेशन करवाता है, कोचिंग करवाता है, चाहे तो आप यहाँ एनरोल करा सकते हैं खुद को। नेट के बैच अलग से रहेगा, नीट के सारे वीडियोस अलग से रहेंगे, उस लेवल तक ले जाएंगे। ये तो सिर्फ एक ओवरव्यू आया था इसलिए साथ साथ बता दिया क्वेश्चन का लेवल कितना डेप्थ में गया था। मैं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ आपको कि जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश वर्णक तंत्र द्वितीय से पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट, हाँ, ये है अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन, अचक्रीय प्रकाश की क्रिया। अब यहां पे देखो, सबसे पहले जैसे मैंने बताया फोटो सिस्टम सेकेंड, प्रकाश वर्णक तंत्र द्वितीय। यहां जैसे ही लाइट गिरी, अब देखो यहां आधा मॉलिक्यूल लिखा है क्योंकि वाटर का एक अणु टूटता है, जल का एक अणु है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन O2, हमेशा ऑक्सीजन तो O नहीं लिखा जाता है ना, हमेशा O2 ही लिखा जाता है। तो अब यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो लिखना उचित नहीं है ना, तो इसको क्या कर देंगे हम 2। अब ये 2 से कर देंगे, ये तो ठीक है ना, तो आधा अणु हो गया, हाफ O2 प्लस 2 प्रोटॉन। ये रिएक्शन इस प्रकार से कि ये जल था, जल के 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और यहाँ 680 नैनोमीटर की लाइट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे लाइट गिरती है जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, 2 हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, 2, इसको हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। प्रोटॉन निकले और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, और यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 2। और यहाँ पे पहला जो प्राइमरी प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। यहाँ पे क्विनॉन होता है, फिर प्लास्टोक्विनॉन होता है, फिर प्लास्टोसाइनिन आता है, ठीक है। साइटोक्रोम B6, फिर बात करेंगे साइटोक्रोम AC से होते हुए, फिर यहाँ पे फिर उससे पर्णहरित होता है, और पर्णहरित अपने इलेक्ट्रॉन देता है FADH2 को, यहाँ सॉरी NADH2 के लास्ट में पहुंचेंगे ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्रम इस प्रकार से पूरा चलेगा। तो A B C D यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी, और ये इलेक्ट्रॉन बाद में कहाँ पे पहुंचते हैं,
यहाँ पहुंचते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, और यहाँ जो लाइट का केंद्र होता है, अभिक्रिया का केंद्र, वो P700 है, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और ये यहाँ से निकलता है NADPH2। यहाँ इलेक्ट्रॉन लास्ट में किसको दिए जाएंगे? NADP को, और जैसे ही NADP को दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 प्रोटॉन, क्या बन जाएगा? NADPH2। अगर सपोज यहाँ चक्रीय है तो क्या होगा? NADPH2 नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकले हैं वो क्या जाएंगे? वापस से ये घूमते हुए इस तरह से आ जाएंगे यहाँ, और फिर ये वापस से इस तरह से चक्कर यूं चलाता रहेगा। इसको कहते हैं चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें सिर्फ PS1 काम करता है, PS2 काम नहीं करता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगी, चक्रीय में सिर्फ ATP बनेगी, जबकि अचक्रीय में ATP बनती है, साथ साथ NADPH2 भी बनता है। नेक्स्ट लाइन की बात करें, पौधे जल को विभाजित करते ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जल का ऑक्सीजन का जो निर्माण हुआ है, ऑक्सीजन का जो विकास हुआ है, वो जल के प्रकाशीय अपघटन से हुआ है। जल अगर नहीं टूटता है तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और मेरे से पूछते रहते हैं। ठीक है, अब नहीं पूछते, मैं उन बच्चों से पूछता हूँ रिएक्शन के दौरान। हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिखते हैं CO2 और H2O, क्या बन रहा है? C6H12O6, ये बना। अब उसके साथ साथ क्या बनाया हमने? उसके साथ बनाया हमने ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है, मेरा क्वेश्चन ये होता है बच्चों से, ये ऑक्सीजन जो है वो किससे मिला है? ये वाला ऑक्सीजन है या ये वाला ऑक्सीजन है? और ज्यादातर बच्चे क्या देखते हैं? O2 है, O2 है, कि सर CO2 से आया है। तो ये चीज उनको बताता हूं कि नहीं, CO2 से नहीं आया है, ये आया है जल के प्रकाशीय अपघटन से ये ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, तो ये चीज बताना है। पौधे H2O को विभाजित करके ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा मुक्त ऑक्सीजन पानी में ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन से बना है। जैसे हमने तोड़ा भी, तो इसका जैसे ही जल टूटता है, जल का अपघटन होता है, तो क्या बनता है? 2 प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम साथ में, और आधा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। ये हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, वही चीज कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कैसे प्रकाश प्रतिक्रिया और ATP और NADPH2 का उत्पादन होता है। ये वही चीज है वो जो अभी बताई हम लोग को मैंने। पूरा मैकेनिज्म अगेन है कि सबसे पहला प्रकाश वर्णक तंत्र, फर्स्ट सेकेंड, ये वाला कौन सा है? PS2 और ये PS1। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको NCERT में, बोर्ड में, ठीक है, या आपके एग्जाम्स के पैटर्न में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन हम इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ज्यादातर जो मैं बताऊंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं जाता है वैसे। और नेट के लेवल तक बता देंगे, नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन घुमा के कहाँ तक पूछा जा सकता है। मतलब इस चैप्टर से बायोलॉजी में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित बात करेंगे कि कितना डेप्थ में कहाँ तक पूछा जा सकता है, क्योंकि पुराने पेपर देखें आइडिया रहता है। यहाँ पे अगेन वही है कि जैसे लाइट गिरती है, क्लोरोफिल उत्तेजित होता है, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको जाता है, फिर ये प्राथमिक द्वितीय को देता है, और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आगे क्रम में चलते रहते हैं, और इसी दौरान से ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में। फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम के पास जाते हैं और वहाँ के क्लोरोफिल को उत्तेजित करते हैं, और वहाँ से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं अंत में NADP के पास, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन के द्वारा, 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा NADP का अपचयन हो जाता है। क्या हो रहा है? अपचयन। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो क्या हो रहा है प्रकाश अभिक्रिया में? तो अगर आपसे पूरी रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी बात कर रहा है? प्रकाश अभिक्रिया में जो लाइट रिएक्शन है, तो लाइट रिएक्शन में क्या बनता है? ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन। सिर्फ ये चीज आपको मिलेगी प्रकाश अभिक्रिया में। तो हम ये कह सकते हैं 2 जुड़े फोटो सिस्टम प्रकाश के फोटोन एकत्रित करते हैं और ऊर्जा को क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉनों में स्थानांतरित करते हैं। तो जैसे हमने पूरा मैकेनिज्म समझिया कि दोनों फोटो सिस्टम क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। पहले फोटो सिस्टम सेकंड होता है, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है।
ठीक है। और इनका नाम का कोई मतलब विशेष क्रम नहीं है कि किसी को फोटो सिस्टम फर्स्ट कहा, किसी को फोटो सिस्टम सेकंड, ये सिर्फ इनके आविष्कार के बेस पे कि वो पहले खोजा गया था और दूसरा वाला बाद में खोजा गया था, तो सिर्फ उसी आधार पर है। और वहां पे जैसे ही फोटोन आती है, लाइट आती है, तो वो क्या करते हैं, वो ऊर्जा पाकर क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें, उत्साहित इलेक्ट्रॉनों को प्राथमिक इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता रिसेप्टर जो होता है वो लेता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला चयन द्वारा आगे से आगे मूव करते हैं, गति करते हैं। उनकी ऊर्जा एटीपी और NADPH में समाप्त होती है। तो पता ही अभी हमने देखा ऊर्जा में किस में समाप्त हो रही है, यहाँ पे एक तो एटीपी का निर्माण हो रहा है, दूसरा NADPH2 का। तो ये पूछा जा सकता है कि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किसको होते हैं, लास्ट में किस इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचते हैं, तो NADP के पास पहुंचते हैं। नेक्स्ट बात करें, कीमोऑस्मोसिस पावर्स एटीपी सिंथेसिस इन लाइट रिएक्शन। तो हम जैसे बता दिया कि यहाँ पे एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है, एटीपी का जो उत्पादन होता है वो कीमोऑस्मोसिस के द्वारा किस प्रकार से होता है, प्रकाश अभिक्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को थाइलेकॉइड झिल्ली में, जैसे बताया मैंने, जो प्रकाश अभिक्रिया होती है वो कहाँ होगी, थाइलेकॉइड झिल्ली में होगी। ठीक है, फोटो सिस्टम के साथ व्यवस्थित किया जाता है। पूरी अभिक्रिया कहाँ हो रही है, थाइलेकॉइड में हो रही है। थाइलेकॉइड मैंने बताया, थाइलेकॉइड क्या होता है, छोटी छोटी थैलीनुमा संरचनाएं हैं और वो आपस में एक दूसरे के ऊपर समानांतर पटलिकाओं के रूप में व्यवस्थित होती है इस तरह से। तो और पटलिकाओं को जो सामूहिक रूप से ग्रेना कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं, और बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, उनके बीच में जो कनेक्टिव लिंक होता है उसको इंटरग्रेनम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रकाश अभिक्रिया हो रही है वो होती कहाँ है, वो होती है थाइलेकॉइड में। लेकिन एटीपी जो बनता है, ये एटीपी सीधा डायरेक्ट पहुंचता है स्ट्रोमा में, वो इस मैकेनिज्म के द्वारा ही बनता है। ठीक है, और NADPH2 क्या बनेगा, बनाया थाइलेकॉइड में, लेकिन लास्ट में अपचयन के दौरान जैसे ही NADP NADH2 में बदलता है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रोमा में पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि प्रकाश अभिक्रिया जो होती है थाइलेकॉइड झिल्ली में होती है, लेकिन इसके उत्पाद जो है एटीपी और NADPH2 वो जो है स्ट्रोमा में डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। इनका उत्पादन जैसे बना है एटीपी और एटीपी मशीन ने जो चली, हमारी गिरनी जो चली थी, उस गिरनी ने ऑटोमेटिकली एटीपी को कहां पहुंचा दिया, स्ट्रोमा में। फिर झिल्ली के माध्यम से प्रोटॉन आयन बैग का प्रवाह एटीपी बनाने के लिए एटीपी सिंथेज द्वारा दोहन किया जाता है। एटीपी सिंथेज क्या है, एक एंजाइम है जो एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्ट्रोमा में H+ आयन NADP आयन के साथ, देखो मैंने बताया ना, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन की वजह से NADPH2 का निर्माण होता है। ये देखो, आपको एक प्रीवियस स्लाइड दिखाना चाहता हूं। इससे भी प्रीवियस, हाँ ये वाली। अब देखो ये हो कहाँ रही है, थाइलेकॉइड में। अब ये गिरने लगी है, गिरनी से ये एटीपी जो बना है, ये गिरनी वहां थाइलेकॉइड में कुछ इस प्रकार से लगी होती है। हम क्लोरोप्लास्ट में बात करें तो ये रिएक्शन तो यहाँ हो रही है, तो एटीपी ऑटोमेटिकली किस में चला गया, स्ट्रोमा में, इस गिरनी की मदद से, ये गिरनी जो लगी है। और NADP भी क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लास्ट में आते हैं तो ये NADP प्लस इन इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लेता है वो किस में बदल जाता है, NADPH2 में बदल जाता है। और ये बाहर की तरफ क्या है, स्ट्रोमा। और अभिक्रिया हो कहाँ रही थी, थाइलेकॉइड में। लेकिन दोनों ही जो उत्पाद थे एटीपी और NADPH2 वो कहाँ बने, स्ट्रोमा में। सिर्फ ये चीज बतानी थी इस डायग्राम से कि एटीपी का भी कहाँ बन रहा है, ये स्ट्रोमा में, और यहाँ NADPH2 भी बनेगा, वो भी कहाँ है, स्ट्रोमा में। ये भाग जो है ये थाइलेकॉइड का है। नेक्स्ट करंट स्लाइड। हाँ, स्ट्रोमा में H+ आयन और NADPH2 के साथ मिलकर NADPH2 बन जाता है। अब ये पूरा मैकेनिज्म है, ये देखो ये थाइलेकॉइड की झिल्ली है। हम बात करें, मैं आपको वापस यहां दिखा देता हूं। ये क्या है, थाइलेकॉइड, और ये जो भाग है ये वाला, ये थाइलेकॉइड की झिल्ली, हम इसको यूं कह सकते हैं, ये थाइलेकॉइड की झिल्ली इस प्रकार से। तो ये सारा सिस्टम कहाँ का है, यहाँ सिर्फ इसका है ये पूरा, हालांकि और भी बड़ा है,
इसी का भाग है। तो सर्वप्रथम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ये पूरा का पूरा इस तरह से घिरा हुआ होता है। उसी के भीतर फोटोसिस्टम फर्स्ट भी है और फोटोसिस्टम सेकंड भी है, प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम भी है और द्वितीय भी है। अब देखो यहाँ पे थाइलेकॉइड कंपार्टमेंट, हाई प्रोटोन, जैसे ही लाइट गिरी ये हरे हरे से दिख रहे हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स कहते हैं इनको। ये क्या हो गए, जैसे ही प्रकाश में आया ये उत्तेजित हो गए और जल का अपघटन अभी बात कर चुके हैं। इतना आप तो रख जाना चाहिए आपको कि इसकी अभिक्रिया में किस प्रकार से होगा, 2 प्रोटॉन, आधा अणु ऑक्सीजन का और ये इलेक्ट्रॉन। अब ये चेन चली वापस से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, यहाँ से गए, यहाँ से। इसी दौरान क्या होती है, वो घिंडी बनाई थी अमन ने, ये प्रोटॉन बाहर फेंकने का काम कर रही है। प्रोटॉन बाहर फेंक रही है और उसी प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मैंने बताया था एटीपी से एटीपी बनाने में, एडीपी प्लस पी गिव राइज टू एटीपी। तो एटीपी का निर्माण हो गया, कहाँ पे, स्ट्रोमा में। ये बाहर क्या है, थाइलेकॉइड, तो ये है थाइलेकॉइड की झिल्ली, ये है, इसके बाहर क्या है, ये स्ट्रोमा। तो एटीपी का निर्माण कहाँ हुआ है, स्ट्रोमा में। फिर इलेक्ट्रॉन आगे जाके चले लास्ट में, और ये भी क्या है, ये भी स्ट्रोमा ही है सराउंडिंग में। तो यहां से सिर्फ थाइलेकॉइड का भाग तो ये, फिर ये इलेक्ट्रॉन निकले, फिर लास्ट में एनएडीपी, और ये इलेक्ट्रॉन जब आए एनएडीपी को दिया, क्या बना, NADPH2। ये भी कहाँ बना, स्ट्रोमा में। अब यहाँ जैसे एडीपी और हमने पी बनाया है, ये प्रोटॉन जाते हैं, मैंने जब ये एंजाइम बताया था एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्या करता है, इन प्रोटॉन को लेता है और यहाँ पे इसको मिक्सअप करता है, जो होता है ये रोटेट करता रहता है। तो वहां पे इन प्रोटोनों को, एडीपी को, एक अणु एडीपी का इस तरह से, उसके साथ में फॉस्फेट को जोड़ देता है, जिसकी मदद से किसका निर्माण होता है, एटीपी का। तो उसको घूमते घूमते ही दोनों को जोड़ देगा, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होगा, एटीपी का। और ये भी कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में। अब ये घिंडी की तरफ घूमता क्यों है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा है। प्रेशर कौन लगा रहा है, यही प्रोटॉन लगा रहे हैं, जो जिसको कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और एंजाइम ये जो यहाँ घुमाने का काम कर रहा है, जो हमारी घिंडी थी वो घिंडी थी यहाँ पे एटीपी सिंथेज, ठीक है। इसकी मदद से यहाँ पे इसका उत्पादन हो जाता है। और प्रकाश अभिक्रिया में बात करें तो ये जो हम बात कर रहे थे, एटीपी और NADPH2 का उत्पादन हो जाता है, और ये सारे के सारे अणु कहाँ पहुंचते हैं, स्ट्रोमा में पहुंच जाते हैं। और स्ट्रोमा से बात करें, ऑक्सीजन तो क्या होती है, वातावरण में मुक्त कर दी जाती है रंध्रों के द्वारा, और जिस समय प्राणवायु मिलती है, ऑक्सीजन हमें मिलती है, ताजी हवा मिलती है। और जबकि एटीपी और NADPH2 जो बने वो स्ट्रोमा में, वो जिनका उपयोग किया जाता है अप्रकाश अभिक्रिया में शर्करा के निर्माण में। तो अभी जो हम बात करेंगे, जो हमारे अभिकारक थे, एक अभिकारक था CO2, दूसरा अभिकारक था H2O। तो अभी तक हमने सिर्फ किसका उपयोग किया है, प्रकाश अभिक्रिया में सिर्फ जल का उपयोग हुआ है, जल के अणु का उपयोग हुआ है। जबकि CO2 का उपयोग हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे हम अप्रकाश अभिक्रिया में। अप्रकाश अभिक्रिया में एक तो CO2 का उपयोग करेंगे, दूसरा प्रकाश अभिक्रिया के जो उत्पाद थे, एक तो ATP ये वाला, और दूसरा NADPH2 इसका, इनका उपयोग किया जाएगा अप्रकाश अभिक्रिया में, जिसकी मदद से CO2 को फिक्स करेंगे, कार्बन को फिक्स करेंगे, और जिसके परिणाम स्वरूप से हम क्या बनाएंगे, शर्करा का निर्माण करेंगे। और इन सब की चर्चा करेंगे हम हमारी अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए, और इसको लाइक तो करना ही है, पसंद आया आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो रिलेटिव्स हैं जिनके लिए मीनिंगफुल है, उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी इससे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरों को बताएं इस हमारे बारे में कि यहाँ एजुकेशन का पोर्टल है, यहाँ पे अच्छी जानकारी, सारी सटीक जानकारी मिल रही है, अच्छी तैयारी की जाती है। क्योंकि अब आपके आगे की एजुकेशन जो होगी, क्या होगी पता नहीं, अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन में क्या आता है, लेकिन जो आपका नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे, उसकी भरपाई आपको खुद को ही करनी है।
तो इसलिए अभी से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि एग्जाम तो होंगे ही, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल के एग्जाम भले ही आपको प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव होगा, जैसे नीट का एग्जाम भी अभी लिया, ऐसा तो है नहीं आपको डायरेक्ट दे देंगे। आपकी स्कूलिंग में बात करें, चाहे बोर्ड के एग्जाम में भी आपको प्रमोट कर दिया गया, 10वीं वालों को 11वीं में भेज दिया गया, 11वीं वालों को 12वीं में, 12वीं वालों को कॉलेज के लेवल पे प्रमोट हो गए, चले गए। तो क्या ऐसे ही आपको कॉम्पिटिटिव में प्रमोट करेंगे कि नहीं, बिना नेट दिया जाओ एमबीबीएस में एडमिशन ले लो? वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो हमें उसकी तैयारी भी करनी है। तो बेसिक हम सिलेबस करेंगे, तो हमें बेसिक जानकारी नहीं होगी तो हम नेट तक कैसे पहुंचेंगे? तो बेसिक कंसेप्ट तो यहाँ क्लियर हो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब किए हुए रखें, और कर लिया तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ अब मैं महेंद्र सिंह चौहान आपसे आगे चाहूँगा। जय हिंद।